हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट की नेचर क्या है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी, इट्स नॉट एन एसेट, इट इज़ अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। अब इसे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्यों कहते हैं, इसको ज़रा सा इलस्ट्रेट कर लेते हैं। तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बेसिकली रिसीवेबल्स में से लेस किया जाता है। तो जिस चीज़ ने रिसीवेबल के एसेट को रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है, ये उस टाइप का अकाउंट है। इसकी नेचर लाइबिलिटी की नहीं है, ये एसेट में से माइनस होने वाला अकाउंट है, इसलिए इसको कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर जर्नल एंट्री इन पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस की तो एंट्री होती है पीरियोडिक इन्वेंट्री में। क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी एंट्री होती है। गुड्स रिटर्न बाय अ सप्लायर, सप्लायर तो वैसे वापस नहीं करता। गुड्स रिटर्न टू अ सप्लायर, उसकी भी एंट्री होती है, जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती। याद रखना है कि नॉर्मल लॉस की परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड के अंदर एंट्री होती है, लेकिन पीरियोडिक में नहीं होती। तो आर आंसर वुड बी नॉर्मल लॉस। फॉर रिकनसाइलिंग बैंक बैलेंस अनप्रेजेंटेड चेक्स शुड बी। अच्छा, इसमें देखिए, अनप्रेजेंटेड चेक्स जो होते हैं बेसिकली ये हमने चेक इशू किए होते हैं, तो हम इसकी कैश बुक के अंदर पेमेंट रिकॉर्ड कर चुके होते हैं। लेकिन बैंक ने इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया होता। तो अब दो तरीके होते हैं, इसको टाइमिंग का डिफरेंस है। एक तरीक़ेकार तो ये है कि बैंक इसको रिकॉर्ड कर ले। तो बैंक अगर रिकॉर्ड कर ले तो बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस होगा उसमें से हमें माइनस करना होगा। दूसरा, इसको रिकनसाइल ही अगर करना है, मैच करना है, जो कि प्रॉपर वे तो नहीं होगा। प्रॉपर वे तो यही होगा जैसे हम बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर डील करें। लेकिन अगर हम कैश बुक को बराबर करना चाहते हैं तो एक बात वो है कि हमारी पेमेंट रिकॉर्ड करने की वजह से अगर डिफरेंस आ रहा है, तो अगर हम पेमेंट को रिवर्स कर दें तो हम कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर सकते हैं। और कैश बुक के बैलेंस में जब हम ऐड कर देंगे तो उससे फिर हमारी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट मैच हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है कि एडिड टू बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, नो दैट इज़ इनकरेक्ट। डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट और एडिड टू बैलेंस ऑफ कैश बुक, ये करेक्ट है। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने देखना है कि कौन सी करेक्ट है। हायर क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस देन प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल जितना प्रीपेड था इस साल उससे भी ज़्यादा प्रीपेड है, यानी जो हमने पेमेंट की हुई है वो ज़्यादा की हुई है। मीन्स द पेमेंट फॉर द ईयर एक्सीड, जी पेमेंट ज़्यादा की हुई है तो पेमेंट एक्सीड होगी। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो पेमेंट फॉर द ईयर एक्सीड्स द एक्सपेंस फॉर द ईयर। सेकंड स्टेटमेंट है हायर क्लोजिंग एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम रिसीवेबल, और हायर का मतलब है कि रिसीवेबल बढ़ गया है। रिसीवेबल कब बढ़ता है, जब हमने पैसे कम रिसीव किए होते हैं तो फिर हमारी रिसीवेबल की अमाउंट बढ़ जाती है। तो हमने कम पैसे रिसीव किए हैं। बैलेंस देन प्रीवियस ईयर मीन द रिसीट फॉर द ईयर एक्सीड द इनकम फॉर द ईयर। नहीं, फिर रिसीट तो हमने कम किया जिसकी वजह से रिसीवेबल बढ़ा है, तो रिसीट एक्सीड नहीं होगी, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो रेंट के ऊपर क्वेश्चन है जी, ये रेंट अमाउंट टोटलिंग ₹150,000 were received during the year ended 31st December 2019. In this respect, opening and closing balances are as under. तो अनअर्न्ड रेंट है और इसका ये ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन, और इसी तरह रेंट रिसीवेबल का भी दिया हुआ है। अनअर्न्ड रेंट जो है ये नेचर वाइज लाइबिलिटी है,
और रेंट रिसीवेबल जो है ये नेचर वाइज एसेट है। व्हाट शुड बी द रेंट इनकम, तो प्रॉफिट और लॉस में जो अमाउंट रिकग्नाइज होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली इसका एक टी अकाउंट बना लेते हैं। जो लाइबिलिटी है इसका ओपनिंग बैलेंस 10,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 16,000। रेंट रिसीवेबल एसेट है, ओपनिंग बैलेंस 17,000, क्लोजिंग बैलेंस 13,000। पैसे जब रिसीव होते हैं तो कैश डेबिट, रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट, ये अमाउंट गिवन थी। और जब हम इन सारी अमाउंट्स को डाल लेते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट और लॉस में 140,000, ये इनकम हमारी रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। ऑफिस सप्लाइज परचेज वर मिस्टेकनली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ऑफिस सप्लाइज जो हैं वो डेबिट होनी चाहिए थी ऑफिस सप्लाइज अकाउंट को, तो एक एसेट अकाउंट में बेसिकली रिकॉर्ड हो जाती हैं ये, और परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जिसको नॉर्मली हम एक्सपेंस अकाउंट ट्रीट करेंगे। सो जहाँ पे एक अकाउंट के बजाय दूसरी टाइप के अकाउंट में चीज़ रिकॉर्ड हो जाए तो इस टाइप के एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें याद रखना है कि एरर ऑफ कमीशन होता है जब नेचर ऑफ अकाउंट बिल्कुल सेम हो, जहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट भी डिफरेंट हो तो फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एरर ऑफ ओमिशन तब कहते हैं अगर एंट्री रिकॉर्ड ही ना हुई होती। कंपनसेटिंग एरर, ऐसे टू एरर जो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते। और एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन में जब फिगर्स जो डिजिट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं तो उसे एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन कहते हैं। सो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट वन। A transaction not recorded in any other books of original entry is recorded in, तो जो कहीं भी और रिकॉर्ड नहीं होती वो फिर जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। तो एक्रूअल प्रीपेमेंट पे जी हमारे पास एक क्वेश्चन है। ऑन 1 Feb 2019 a loan of rupees 6 million was taken from a bank for acquisition of an office building. A portion of building was rented out on 1 August 2019 at a monthly rent of rupees 45,000. Interest is payable at 15% per annum ऑन 31 जनवरी ईच ईयर, यानी पहला रेंट जो पहला इंटरेस्ट है वो भी हमने पे नहीं किया। एंड रेंट इज रिसीव्ड हाफ ईयरली इन एडवांस। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एंड अनअर्न्ड रेंट should be shown in the statement of financial position as on 31st December 2019। तो फेब से दिसंबर तक आप जब आते हैं तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट है जो आपको ने पे करना है, वो आपका एक्रूवल रिकॉर्ड होगा। सो 6 मिलियन का लोन, 15% इंटरेस्ट, 11 मंथ्स, तो 825,000 की अमाउंट बनती है। अब दूसरी चीज़ जो हमने बतानी है वो अनअर्न्ड रेंट है। तो हमने रेंट जो रिसीव किया है वो 6 मंथ का किया, जबकि अगस्त से दिसंबर तक 5 मंथ्स बनते हैं। तो 1 मंथ का जो रेंट है वो हमारा अनअर्न्ड रेंट होगा जो कि 45,000 ही बनेगा। तो इसको एक और तरीके से मज़ीद डिटेल में देख लें तो आपको जो रेंट रिसीव हुआ है वो 6 मंथ का हुआ है, जिसमें से 5 मंथ गुजर गए हैं तो वो तो आपने अर्न कर लिया। और जो 1 महीने के पैसे आपने एडवांस लिए हैं वो आपका अनअर्न्ड है, वो आप लाइबिलिटी के तौर पर शो करेंगे। सो हमारा आंसर जो है वो होगा बी। ये क्वेश्चन है, एन एंटिटी एक्वायर्ड लैपटॉप इन एक्सचेंज ऑफ डेस्कटॉप विच हैव कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 450,000 एंड फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज़ 300,000। अच्छा, तो एक्सचेंज हुआ एसेट का। द लिस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप एक्वायर्ड इज 600,000
the entity is also required to pay cash of 275,000. In this exchange transaction, laptop should be initially recognized at. अब जनरली हम क्योंकि ये एज्यूम करते हैं कि ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस होता है, तो उसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश पेड है तो प्लस कैश पेड, अगर कैश रिसीव हो तो माइनस कैश रिसीव, उस अमाउंट पर हम न्यू एसेट को रिकग्नाइज करते हैं. इसका एक अल्टरनेटिव ये होता है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड अगर क्लियरली एविडेंट हो तो फिर उसको यूज़ किया जाता है, और अगर कोई फेयर वैल्यूज़ हमें ना पता हो तो फिर हम कैरिंग अमाउंट को यूज़ करते हैं. तो ये कैरिंग अमाउंट तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फेयर वैल्यू पता है. सो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अब 300,000 और जो कैश पे किया 275,000, इन दोनों को ऐड कर दें तो 575,000 पर आपका एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए. That's all. Share your feedback in the comments below.